हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल का ये पॉइंट एजुकेशन में। एक्चुअली किसी देश की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी या डेवलपमेंट या फिर उसका फ्यूचर होता है वह शिक्षा पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मोदी जी ने नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था, है ना। तो 20 जुलाई 2020 को तो क्या हुआ कि जो पुरानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वह कब का था, 1986 का था। तो उस टाइम पे जो परिस्थितियां थी और आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या जमीन आसमान का अंतर है। मतलब उस टाइम पे टेली शॉपिंग, ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, इन सब का प्रचलन नहीं था, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग ऑनलाइन किया जाता है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना एक अनिवार्य विषय था। तो उन्होंने क्या किया, उसमें परिवर्तन करते हुए नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू किया। अब उसी क्रम में आगे जो हमारी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था चली आ रही, शिक्षा नीति चली आ रही, वह भी 1986 की ही चली आ रही है। श्री राजीव गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था। तो उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। तो पूर्व इसरो अध्यक्ष श्री कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन मोदी जी ने किया, इसका मसौदा तैयार किया और उसका घोषणा भी कल यानी 29 जुलाई 2020 को कर दिया। तो कुल मिलाकर यह बोलना है कि अब बहुत ही जल्द हम सबके सामने नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है या फिर नई शिक्षा नीति आने वाली है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी उसके फीचर है, कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आने वाली, कौन कौन से परिवर्तन आने वाले हैं हमारे भारत देश की शिक्षा व्यवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो नई शिक्षा व्यवस्था है, नई शिक्षा नीति है, वह कब उसकी घोषणा की गई है? उसकी घोषणा की गई है 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को नए शिक्षा नीति की घोषणा की गई है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब बात करें इसकी मसौदा तैयार किया गया है, उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वह किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो पूर्व इसरो अध्यक्ष श्री कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसका मसौदा पूरा तैयार किया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो भारत में अभी तक शिक्षा नीतियां चली आ रही हैं वो कब से और किसके शासनकाल में आई थी। तो सबसे पहली शिक्षा नीति, यह एक्चुअली तीसरी शिक्षा नीति है जो ये शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, जिसकी घोषणा मोदी जी ने की है। तो यह अपने क्रम में तीसरे नंबर की शिक्षा नीति है। तो सबसे पहली शिक्षा नीति कौन सी? पहली शिक्षा नीति कौन सी थी? 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो प्रधानमंत्री थी तो उस टाइम पे लागू किया गया था। उस टाइम पे कोठारी समिति की अनुशंसा पर इसे लागू किया गया था। और उसमें जो मेन फीचर था, उसमें जो की पॉइंट मेन था वह यह था कि जो भारत की टोटल जीडीपी है, टोटल जीडीपी उसका 6% कहाँ पे? शिक्षा पर खर्च हो। लेकिन ऐसा जमीनी हकीकत में भी कैसा कभी हो नहीं पाया। फिर उसके बाद में जो दूसरी शिक्षा नीति थी कब? 1986 में श्री राजीव गांधी जी के द्वारा लागू की गई थी। उसमें आंशिक परिवर्तन किया गया था 1992 में। और जो आज शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो कौन सी चल रही है? 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति ही चली आ रही है। उस टाइम पे जो 10+2 नीति थी वही आज भी चल रही है, 10+2 शिक्षा प्रणाली चल रही है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से फीचर इसमें आने वाले हैं, नए शिक्षा नीति में आने वाली है हमारे सामने। शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं, क्या इसका बेनिफिट मिलने वाला है छात्रों को और शिक्षण संस्थानों को। तो सबसे पहले बता दें कि अभी तक जो 10+2 प्रणाली चली आ रही है उसको परिवर्तित करके नई शिक्षा प्रणाली 5+3+3+4 लागू किया जा रहा है। 5+3+3+4 लागू किया जा रहा है। किसकी जगह पे? 10+2 की जगह पे। 10+2 नहीं ना होके 5+3+3+4 होने जा रहा है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप थे। तो जो पहली स्टेज होगी वह क्या होगी? फाउंडेशन स्टेज होगी। पहली स्टेज फाउंडेशन स्टेज, सेकंड स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड स्टेज होगी मिडिल स्टेज और फोर्थ स्टेज होगी सेकेंडरी स्टेज। ठीक। कौन कौन सी? फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। अब जो प्राइमरी स्टेज होगी उसमें क्या होगा कि पहले 5 वर्ष की पढ़ाई, जो बच्चा पहले 5 वर्ष में पढ़ेगा तो क्या होगा? प्री प्राइमरी और प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, पहली और दूसरी कक्षा, इसको शामिल किया गया इसमें हमारे फाउंडेशन स्टेज में। तो इसमें क्या किया शामिल किया है? खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों की पढ़ाई होगी। खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों की, यानी वहां पे पुस्तकों का बोझ बच्चों पर नहीं डाला जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में। वहां पर छात्रों को क्या किया जाएगा? यानी कि तीसरी से 5वीं तक की क्लास 3rd to 5th में क्या प्रिपरेटरी स्टेज है, उसमें क्या होगा? छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा और विज्ञान, गणित, कला जैसे विषयों का बेसिक परिचय कराया जाएगा, यानी विषय परिचय कराया जाएगा। किसमें? प्रिपरेटरी स्टेज में। यानी कि बच्चों को उस विषय को समझने की क्या तो प्रिपेयर किया जाएगा। क्लियर। फिर थर्ड स्टेज में आता है कक्षा 6 से 8वीं तक, 6 to 8 तक। इसको क्या बोला गया है? मिडिल स्टेज बोला गया है। और छात्रों की को तय पाठ्यक्रम के अनुसार
पढ़ाई कराई जाएगी। मतलब कि यहाँ से बच्चों को एक्चुअल में जो पाठ्यक्रम तय होगा उसके आधार पर पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी। और जो लास्ट स्टेज होगा हमारा 9 to 12, इसको बोला गया सेकेंडरी स्टेज। इसमें छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ, यानी उसमें क्या होगा, उनकी विशेषज्ञता लाई जाएगी। तो कुल मिलाकर छात्रों की विश्लेषण क्षमता बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ को पैदा किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कूल शिक्षा की। तो स्कूल शिक्षा में अभी तक क्या होता है कि जब बच्चा 11वीं को पहुंचता है तो उसको क्या होता है, कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट, इन 3 स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम को चूज करना होता है और उसी स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। मतलब कि अगर साइंस वाला बच्चा है तो आर्ट सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, आर्ट वाला है तो वो क्या साइंस नहीं पढ़ सकता या कॉमर्स नहीं पढ़ सकता। तो अब इस व्यवस्था को भी खत्म किया जा रहा है। तो स्कूलों में सबसे पहले क्या स्ट्रीम सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। स्ट्रीम सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, मतलब कि आर्ट का छात्र केमिस्ट्री की अगर पढ़ाई करना चाह रहा है, फिजिक्स की पढ़ाई करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। कॉमर्स का छात्र अगर फिजिक्स की या फिर बायोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। मतलब कि स्ट्रीम सिस्टम को टोटली खत्म किया जा रहा है। परंतु ये बच्चा चूज कैसे करेगा किसको केमिस्ट्री पढ़ना है, किसको कौन फिजिक्स पढ़ सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, सब्जेक्ट पूल तैयार किया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा एक सब्जेक्ट पूल तैयार किया जाएगा, उस पूल से ही सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, उसके बाहर नहीं। बस एक बाउंडेशन छात्र के ऊपर रहेगी कि जो पूल गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया है उससे ही सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। अब अपने मन से अगर उसमें पूल में नहीं है तो उसको नहीं कर सकता। क्लियर। फिर तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चों पे थोपा नहीं जाएगा, तो उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं होगा कि जो 5वीं तक की पढ़ाई होगी वह बच्चा अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी में ही करेगा। अंग्रेजी की केवल पढ़ाई की कोई बाध्यता नहीं होगी और वह केवल एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। मतलब कि इंग्लिश एक एज अ सब्जेक्ट शामिल किया जाएगा, उसमें उसको पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि हर सब्जेक्ट को वह इंग्लिश में ही पढ़े। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट, व्यवहारिक ज्ञान। अब व्यवहारिक ज्ञान से मतलब क्या कि छात्रों में जो कक्षा 6 का छात्र होगा तो 6वीं से ही वह कंप्यूटर की कोडिंग सीख सकता है। छात्र क्या कर सकता है, 6वीं से ही कंप्यूटर की कोडिंग सीख सकता है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर को तैयार करने की जो तकनीक है उसको भी सीख सकता है। मतलब कि कोडिंग के साथ में कोडिंग सीखने मतलब यह है कि वह सॉफ्टवेयर कैसे तैयार किया जाएगा उसकी तकनीक को भी वह सीख सकता है। इसके अलावा जो कक्षा 6 का छात्र होगा वह इंटर्नशिप कर सकता है, मतलब कि अपनी जो उसकी इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भी सुविधा दी जाएगी। मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ में उसके अपनी रुचि के आधार पर उसको एक ट्रेनिंग भी कर सकता है। अगर उसको आर्ट पेंटिंग में है या फिर डांस में है, किसी जिसमें भी उसकी रुचि है वह उसकी इंटर्नशिप कक्षा 6 से ही कर सकता है। अब बात करते हैं सेमेस्टर सिस्टम की। तो कक्षा 9 से 12 तक, 9वीं से 12वीं तक अब सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया जाएगा। अभी तक ये कॉलेजों में थी जिसको खत्म कर किया जा चुका है, यहाँ पे ईयरली सिस्टम आ चुका है जो ट्रेडिशनल हमारे होते हैं कोर्सेस। तो अब क्या है, 9 to 12 क्या सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने का मतलब यह है कि हर 6 महीने में एक बार परीक्षा होगी। तो अभी बच्चा क्या करता है कि परीक्षा के टाइम में पढ़ लेता है, वो क्या होता है कि अच्छे नंबर ही ला लेता है, लेकिन अब बच्चे के साथ एक बाध्यता यह होगी कि उसको साल भर पढ़ाई करनी होगी। साल भर पढ़ाई क्यों करनी होगी, क्योंकि अब हर 6 माह में परीक्षा, दोनों सेमेस्टर के अंक जोड़कर फाइनल रिजल्ट बनेगा। हर 6 माह में परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के टोटल अंकों को जोड़ करके उसका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। आंसर हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में लिख सकता है। अभी तक क्या था, बच्चे को बाध्य क्या किया जाता था कि हिंदी विषय को छोड़ करके बाकी जो पेपर होते थे उसको इंग्लिश सब्जेक्ट में ही लिखने होते थे, इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखने होते थे। लेकिन अब ऐसा बाध्यता नहीं होगी, बच्चा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग हिंदी या अंग्रेजी में लैंग्वेज का पेपर को लिख सकता है, आंसर शीट लिख सकता है। फिर थर्ड क्या है, रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बढ़ेगा। जो बच्चे का फाइनल रिपोर्ट कार्ड होगा वह 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बढ़ेगा। 360 डिग्री असेसमेंट क्या है, तो उसमें 3 पॉइंट हैं। 360 डिग्री असेसमेंट में 3 पॉइंट है कि बच्चा अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करेगा। बच्चा अपना खुद का सेल्फ असेस मतलब खुद का भी असेसमेंट यानी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट टीचर है वो बच्चे का असेसमेंट करेंगे। और तीसरा जो मेन पॉइंट है क्या कि बच्चे का जो क्लास फेलो है यानी उसका सहपाठी है वह भी उसका क्या असेसमेंट करेगा। तो ये क्या होगा, 360 डिग्री असेसमेंट इसको बोला गया है। तो इसमें 3 चीजें होंगी, बच्चे का सेल्फ असेसमेंट, सब्जेक्ट टीचर का असेसमेंट और सब्जेक्ट टीचर के द्वारा बच्चे का असेसमेंट और क्लास फेलो के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का असेसमेंट। तो ये चीजें हमारे सेमेस्टर प्रणाली को लागू करते हुए शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से बच्चे का फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। फिर अब बात करती है, तो थी बातें हमारी स्कूल शिक्षा की। अब बात करते हैं कॉलेज एजुकेशन की यानी कि महाविद्यालयीन शिक्षा की। तो सबसे पहले बात आती है एडमिशन की। अभी एडमिशन में होता है क्या
कि 12वीं के जो 12th के जो परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज के आधार पर बच्चे को एडमिशन होता था। जिस बच्चे का परसेंटेज अच्छा है उसको मनचाहे कॉलेज तो मिल जाता था, लेकिन जिस बच्चे के परसेंटेज 12th में कम होते हैं उसको मनचाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। तो उसके लिए बच्चे को एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। वो ऑप्शन क्या होगा? कॉलेज में एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का विकल्प, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि कैट, क्या कैट का विकल्प दिया जाएगा। कैट क्या है? कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होगा? ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है गवर्नमेंट की, उसके द्वारा एक परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाएगी और बच्चे का जो 12th का मार्क्स होगा, जो बच्चे का 12th का मार्क्स होगा वो प्लस जो कैट के नंबर होंगे, जो कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में जो बच्चे मार्क्स लाएगा, उन दोनों को जोड़ करके एक नई मेरिट बनाई जाएगी और उसके आधार पर बच्चा अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। मतलब कि उसे 12वीं के मार्क्स पर उसका असेसमेंट नहीं किया जाएगा, है ना। जिसके अच्छे उसको तो मिल जाएगा, लेकिन जिसके 12th में मार्क्स कम है वो क्या कर सकता है? अपना कैट एग्जाम के थ्रू अपना असेसमेंट करके या फिर अपने मार्क्स बढ़ा करके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई होगी उसमें क्या। ये तो थी बातें एडमिशन की। अब ग्रेजुएशन क्या होगा? ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा गया। अभी ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा होता था, ठीक। अब उसको क्या 3 और 4 सालों में डिवाइड किया है, यानी कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम को लागू किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम को लागू किया जाएगा। ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है? तो अभी क्या होता था कि कोई बच्चा जैसे इंजीनियरिंग का बच्चा है, उसने 3 साल पढ़ाई की, चौथे साल में पढ़ाई नहीं कर पाया, पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसकी डिग्री उसको नहीं मिल पाती थी, उसकी पढ़ाई बेकार हो जाती थी। अब उसको क्या किया गया है? उस चीज को इंप्रूव करके क्या किया गया है? बच्चे को अगर बीच में पढ़ाई खत्म कर रहा है, जिस लेवल पे खत्म कर रहा है उस लेवल का उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है? एंट्री और एग्जिट, मतलब कि जहाँ पे रोका है वहां, मतलब जहाँ उसकी पढ़ाई चल रही है उसको वहां पे रोक कर भी सकता है, और अगर उसको आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो जहां से रोका था उसके आगे उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। तो देखते हैं क्या है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। तो 1 साल में पढ़ाई छोड़ने पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई छात्र 4 साल का डिग्री, जैसे हमारा अभी बीई चल रही है, इंजीनियरिंग कोर्स 4 साल का होता है, तो अगर कोई बच्चा पहले साल में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर 2 साल में पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 साल में पढ़ाई छोड़ा है तो उसको बैचलर डिग्री दे दी जाएगी, 3 साल में बैचलर डिग्री दे दी जाएगी। और अगर 4 साल पूरा करने के बाद वो अपना पढ़ाई खत्म कर रहा है तो 4 साल में रिसर्च के साथ उसको डिग्री दी जाएगी। यानी कि ये इसके साथ में क्या कुछ स्टेप्स लाए जाएंगे, कुछ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम भी है, जिसमें उसको क्या किया जाएगा? उसकी पढ़ाई जो पहले कर चुका है वो बेकार ना होते हुए भी उसको क्या कर सकता है? रिस्टोर कर सकता है, यानी कि फिर से उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है। अगर वहीं पर रोकना चाहता है तो उसको इस प्रकार से सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे कि 1 साल में पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल में उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल में उसको डिग्री दी जाएगी और चौथे साल में रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। अब बात करते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो गवर्नमेंट एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना भी करेगी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी स्थापना करेगी। मतलब कि बच्चा जैसे पढ़ाई छोड़ रहा है बीच में किसी कारणवश, तो उसका जो उस टाइम की जो सर्टिफिकेट यानी जो मार्क्स होंगे तो उसको क्या किया जाएगा? उसको बैंक ऑफ एकेडमिक बैंक में क्या किया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसको एकेडमिक बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब उस डिग्री को पूरी करेगा आगे कभी, तो उससे उस क्रेडिट को ऐड करके उसकी डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो देखते हैं, एक से ज्यादा कोर्स एक साथ कर सके। पहली चीज क्या है? बच्चा एक बेनिफिट तो ये भी है कि बच्चा एक साथ एक से ज्यादा कोर्सेस कोर्सेस या फिर डिग्री कोर्स कर सकता है, जिसमें जिस कोर्स को जहां तक कंप्लीट करेगा उसके वहां तक के अंक क्रेडिट बैंक में जमा कर दिए जाएंगे। और जब फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेगा तो क्रेडिट को उसमें जोड़ दिया जाएगा, और यह व्यवस्था डिजी लॉकर के माध्यम से होगी। आई बात समझ में कि कोई बच्चा अगर एक डिग्री कर रहा है साथ में दूसरे कोर्स भी कर सकता है। अब दूसरे कोर्स जब कर रहा है तो अगर उसको बीच में छोड़ता है वह किसी कारणवश, तो उसको क्या होगा? डिजी लॉकर में उसके, या फिर हम बोले डिजी लॉकर के माध्यम से एकेडमिक बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब उसको कंटिन्यू करके डिग्री कंप्लीट करने के लिए अपनी पढ़ाई करेगा तो उस क्रेडिट किए गए मार्क्स को उसको क्या उससे ऐड कर दिए जाएंगे और उसकी फाइनल डिग्री कंप्लीट कर दी जाएगी। ये पूरा जो फंडा है, जो सिस्टम होगा वह टोटली क्या डिजिटाइज होगा, यानी डिजिटल माध्यम से ही होगा, यानी कि जो भी उसके क्रेडिट्स होंगे वह डिजी लॉकर में जाकर सेव किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके अन्य प्रावधान कौन कौन से, हमारे जो नई शिक्षा नीति इसके अन्य प्रावधान कौन कौन से किए गए हैं। तो स्कूल एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत को बढ़ावा हमारे स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में दिया जाएगा। आर्ट्स एवं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आईआईटीज की शिक्षा व्यवस्था को पहले की अपेक्षा समग्र बनाया जाएगा। आईआईटीज की शिक्षा व्यवस्था को पहले की अपेक्षा
समग्र बनाया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज में कला, संगीत एवं साहित्य को पढ़ाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कॉलेज में कला, संगीत एवं साहित्य को पढ़ाना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल एवं कॉलेज एक निश्चित फीस से ज्यादा फीस बच्चे से नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे गार्जियन के लिए एक अच्छी खबर है कि जो स्कूल या कॉलेज या गवर्नमेंट फीस निर्धारित करी जाएगी तो स्कूल या कॉलेज उससे ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे, उनको निर्धारित फीस ही देनी होगी। अब अन्य प्रावधान कौन कौन से किए गए हैं, तो सबसे बड़ी मेन फीचर क्या उच्च शिक्षा में आया है कि जो एमफिल की डिग्री थी उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, यानी कि वह अब आगे से कंटिन्यू नहीं होगी। एमफिल की डिग्री को समाप्त किया जा रहा है। गवर्नमेंट एवं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक समान नियम होंगे। अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने अलग नियम चलाते थे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं दोनों के लिए नियम एक ही होंगे। यूजीसी, एआईसीटीई एवं एनसीटीई, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह पर एक सिंगल रेगुलेटर की स्थापना की जाएगी। एकल निकाय की स्थापना या एकल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। उसका क्या नाम होगा, HECI। तो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह पे एक सिंगल रेगुलेटर HECI की स्थापना की जाएगी, परंतु इसमें लीगल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को शामिल नहीं किया जाएगा, विधि और चिकित्सा को शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं कुल मिलाकर टोटल समरी क्या था, इसका सारांश क्या था जो कि हमारी नई शिक्षा नीति आई है। तो सबसे पहला जो मेन था कि इसके जो अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूर कर दिया, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब उसको जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा और वहां पर पास होने के बाद यह बिल कानून का रूप धारण कर लेगा। और ऐसा 34 साल के बाद हुआ है, यानी कि शिक्षा नीति में परिवर्तन पिछले 34 सालों से नहीं हुआ था। यानी कि शिक्षा व्यवस्था में, यानी शिक्षा नीति में, भारत की शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है उसमें ह्यूज में क्या चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। यह सबसे मेन फीचर है कि जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय किया जा रहा है। क्लियर। मेडिकल विधि के अलावा पूरी शिक्षा का, पूरी उच्च शिक्षा का एक ही नियामक होगा। अब अलग अलग उसके प्राधिकरण नहीं होंगे। जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर ऐसा होता है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही बड़ा चेंजेस आने वाला है। और अभी तक केवल 4.43% या फीसदी ही शिक्षा पर खर्च किया जाता था। इसके तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में रजिस्ट्रेशन मौजूदा 26.3% से बढ़ाकर 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी उच्च शिक्षा में अभी कितने रजिस्ट्रेशन होता है, लगभग टोटल 26.3% ही हो रहे हैं, तो उसको लगभग 50% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2035 तक। क्लियर। तो कुल मिला के यह कि जैसे ही जो बिल है हमारा संसद में पास होगा, संसद में दोनों सदनों में पास होगा, वैसे ही ये कानून का रूप धारण कर लेगा। और उम्मीद के मुताबिक अगला जो एकेडमिक्स कैलेंडर होगा, अगला एकेडमिक्स ईयर होगा, वह क्या होगा, नए शिक्षा नीति के आधार पर चलने वाला है। और एक चीज और इसमें डिसाइड किया गया कि इस साल के जो एकेडमिक कैलेंडर होगा या एकेडमिक सेशन होगा वह सितंबर से चालू होगा, ये कोरोना के कारण। क्लियर। तो कुल मिला के ये थी हमारी जो नई शिक्षा नीति आज की घोषणा कल की गई है। अब देखते हैं कि इसमें कितने टाइम में ये लागू हो जाता है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द ये लागू होगा। साथ ही साथ इसका भारत पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये थी हमारे भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई नई शिक्षा नीति। तो जुड़े रहिए हमसे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।